एपोक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों? एपोक्सीडेशन में एक एल्कीन की रिएक्शन कराई जाती है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एपोक्साइड रिंग बनती है, या फिर इसका हम कहें तो ऑक्सीरेन भी होता है। 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीरेन रिंग। तो ऑक्सीरेन रिंग भी बनती है, या फिर एपोक्साइड भी कह सकते हैं इसे। देखना, यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेजरली यूज किए जाते हैं एपोक्सीडेशन के लिए वो पैरासिड्स होते हैं। पैरासिड क्या होता है? RCO3H। एसिड क्या होते हैं? RCO2H। ठीक है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो इसे पैरासिड कहते हैं, या इनको पर ऑक्सी एसिड भी कहते हैं, पर ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखना ये रिएक्शन का इस रिएक्शन के अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। किसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है? पैरासिड का। ये जो पैरासिड यहाँ पे हमने डाला ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है किस पे? डबल बॉन्ड पे। तो ये मैं ऐसे कहूँगा, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर रहा है तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल, ये एल्कीन किस तरह बिहेव करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह। आपको यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा होगा कि अगर एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी तो एल्कीन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ एपोक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं देखना इसके मैकेनिज्म का एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने डबल बॉन्ड लिया और ये मैंने पैरासिड का एग्जांपल लिया। ये ऑक्सीजन है, यहाँ से क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड से इस H को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस एल्कीन पे ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए। देखना बनेगा क्या? यहाँ लिखता हूँ, ये R, इससे जुड़ा है ये C, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ बाहर निकल गया OH। इस पैरासिड में से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बाहर निकल गया, पैरासिड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल गया, और बना क्या? यहाँ क्या बना? ये 3 मेंबर रिंग ऐसे, ये 3 मेंबर रिंग ऐसे, ये 3 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, ये एपोक्साइड रिंग बनी है। ये इसका मैकेनिज्म है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड के 2 फेस होते हैं, प्लेनर होता है डबल बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन ऊपर से भी आ सकता है, ये ऑक्सीजन नीचे से भी आ सकता है। जहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस कम होगी ऑक्सीजन उस साइड से अटैक करेगा। ये बात हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन इस मैकेनिज्म के साथ साथ आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो एल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाली बात। और दूसरा, जो ऑक्सीजन आ रहा है एपोक्सीडेशन के ड्यूरेशन में वो कहाँ से आएगा? लेस हिंडर्ड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड प्लेनर है, किसी भी साइड से एपोक्सीडेशन हो सकता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? लेस हिंडर्ड साइड से आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ये जो भी मैंने एक बात कही कि एल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जिस एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उस एल्कीन का एपोक्सीडेशन ज़्यादा होगा। ये काम आपको, ये पॉइंट किस केस में ध्यान रखना है आपको? जब आप एपोक्सीडेशन कर रहे हैं पैरासिड के साथ, तब ये वाली बात ध्यान रखनी है कि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जितनी ज़्यादा एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ये एपोक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि देखो, एपोक्सीडेशन के लिए बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है पैरासिड से एपोक्सीडेशन होगा, और भी दूसरे एजेंट्स होते हैं जो एपोक्सीडेशन कराते हैं। हम उनका एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन से एपोक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ पैरासिड्स का। देखना, सबसे पहला पैरासिड MCPBA, जिसका नाम है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर लिखने का तरीका देखना, इस पर को हटा दो और आप मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड क्या होता है? एक ऑक्सीजन कम कर दो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड हो जाता, और एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो
MCPB हो गया, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड हो गया। दूसरा MMPP, इसका नाम मोनोपरॉक्सी थैलिक एसिड मैग्नीशियम सॉल्ट, मोनोपरॉक्सी थैलिक एसिड मैग्नीशियम सॉल्ट MMPP। देखो इसका स्ट्रक्चर लिखने का तरीका देखना। थैलिक एसिड क्या होता है? थैलिक एसिड ये होता है COOH COOH। मोनोपरॉक्सी का मतलब क्या? एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आपने ऑक्सीजन बढ़ाया, अगर दोनों में बढ़ाते तो डाइपरॉक्सी हो जाता, मोनोपरॉक्सी हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिया है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, और इसकी Mg2 पॉजिटिव, तो इसके चार्ज बैलेंसिंग के लिए मुझे कितने, इसके 2 लेने पड़ेंगे आयंस, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव बैलेंस, और ये है इसका किसका स्ट्रक्चर? MMPP का स्ट्रक्चर। तीसरा परबेंजोइक एसिड। ठीक है, परबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बेंजोइक एसिड से लिख सकते हो, सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ाना है। अगला पर ऑक्सीफॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड OH, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो पर ऑक्सीफॉर्मिक एसिड। अगला पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लिख सकते हो। एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, एक ऑक्सीजन बढ़ा दे तो परऑक्सी एसिटिक एसिड। अगला देखना ट्राइफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी वर्ड को हटाना एक बार, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड लिखना। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है देखना, CF3COOH, ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो ट्राइफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड। अगला रिएजेंट टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड देखना, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, CH3 की तरह COOH। अच्छा, अगला जो बाकी के जो एपोक्सिडाइजिंग एजेंट है देखना, DMDO डाईमिथाइल डाइऑक्सीरेन, ये इसका स्ट्रक्चर है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन रिंग, डाईमिथाइल डाइऑक्सीरेन। ठीक है, H2O2 एसिटिक एसिड, H2O2 एसिटिक एसिड और H2O2 OH माइनस, H2O2 OH माइनस, यहाँ से आपको ध्यान हो तो यहाँ से OH माइनस मिलेगा। ठीक है, यहाँ से OH माइनस मिलेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पैरासिड जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर रहे थे एल्कीन पे। ठीक है, पैरासिड जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे थे। यहाँ पे देखना पैरासिड क्या कर रहे थे, एपोक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे थे। यहाँ पे ये जो एपोक्सीडेशन के लिए रिएजेंट मैंने यूज किया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लग जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि एल्कीन को न्यूक्लियोफाइल सिर्फ पैरासिड के केस में लेना है, एल्कीन को न्यूक्लियोफाइल सिर्फ पैरासिड के केस में लेना है। ठीक है, केसेस देखेंगे किस तरह ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अभी के लिए आप पैरासिड वाला ध्यान रखो कि पैरासिड इलेक्ट्रोफाइल, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखना जो मैंने अलग अलग पैरासिड लिखवाए या दूसरे एपोक्सिडाइजिंग एजेंट लिखवाए, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उतनी ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पैरासिड को क्या कहा, पैरासिड को मैंने इलेक्ट्रोफाइल कहा। इलेक्ट्रोफाइल क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा, उतनी जल्दी एपोक्साइड बनाएगा। अब देखो यहाँ 3 फ्लोरीन लगाए तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटा पे क्लोरीन लगा है, मेटा पे क्लोरीन लगा है, रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है। ये क्या है, परऑक्सीफॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन ना, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं इसका। CH3 देखना, CH3 इसका क्या इफेक्ट होगा, प्लस आई। अगर इसका प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पैरासिड की
इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी को डिक्रीज करेगा। ये ऑर्डर याद रखने का तरीका बन जाएगा आपका कि जितने कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एसिड में, जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एसिड में, उतनी ज़्यादा पर एसिड की रिएक्टिविटी एपॉक्सीडेशन के लिए। देखना CF3COH, अगर इसका स्ट्रक्चर लिखो तो ये क्या है, CF3C डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पे देखो ये CH3+I वाला है, ये मुझे बताना CF3-I का है। बात समझ आ रही है? विड्रो जो इस एसिडिक ग्रुप से, इस पर एसिड ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा वो एपॉक्सीडेशन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। जो इस पर एसिड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है वो रिएक्टिविटी एपॉक्सीडेशन के लिए घटा रहा है। तो सबसे ज्यादा CF3CO3H, फिर MCPBA, फिर HCO3H, फिर CH3CO3H, फिर H2O2, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है अलग अलग पर एसिड्स का या अलग अलग एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। देखना बच्चों, अब हम पर एसिड से एपॉक्सीडेशन का केस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट जो लूंगा वो लूंगा MCPBA। पर एसिड में मेजरली ये केसेस MCPBA के केसेस डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला केस लेता हूं मैं। देखना, मैंने आपको बताया था MCPBA जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये एल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब किसी स्पीशीज में, किसी मॉलिक्यूल में अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो वहां तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, डबल बॉन्ड एक ही है और MCPBA डाल दिया तो एपॉक्साइड रिंग बनने की पॉसिबिलिटी एक ही है। लेकिन किसी स्पीशीज में अगर दो डबल बॉन्ड है तो एपॉक्साइड रिंग बनने की पॉसिबिलिटी दो है, यहाँ बन सकती है और यहाँ बन सकती है। क्योंकि डबल बॉन्ड जब आप एपॉक्सीडेशन पर एसिड के साथ करते हो तो डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसलिए एपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस डबल बॉन्ड पे ज्यादा होगी, जिस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ एपॉक्सीडेशन होगा। तो देखना यहाँ पे मैंने अल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं। अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, +I इफेक्ट होता है। तो इस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और एपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, एपॉक्सीडेशन इस डबल बॉन्ड पे होगा, इस वाले डबल बॉन्ड पे नहीं होगा। अभी मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं किया, हो सकता है एपॉक्सीडेशन अबव से हो सकता है एपॉक्सीडेशन बिलो से हो, किसी भी साइड से हो सकता है। देखना बच्चों, अगला केस, यहाँ पे मैंने CO2ET लगाया। CO2ET क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। तो इस डबल बॉन्ड पे एपॉक्सीडेशन नहीं होगा। किस डबल बॉन्ड पे होगा, इस डबल बॉन्ड पे एपॉक्सीडेशन होगा। ठीक है। अगर किसी भी एल्कीन का केस लिया जाए, जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था, तो एल्कीन में हमें क्या देखनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है। जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एपॉक्सीडेशन उस डबल बॉन्ड का होगा। इसी के साथ ही साथ एक बात, इसी को आसान करने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी उस पे एपॉक्सीडेशन जल्दी होगा। देखना, ये एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मैं इन दो कार्बन पे देखूं तो 3 कार्बन जुड़ा है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। इस एल्कीन को देखूं तो इस पे 2 ही कार्बन जुड़ा है, तो ये कम सब्स्टिट्यूटेड है। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे एपॉक्सीडेशन होगा और कम सब्स्टिट्यूटेड पे नहीं होगा। जो एपॉक्सीडेशन होता है, अगला केस देखना, जो एपॉक्सीडेशन होता है पर एसिड के साथ वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो देखना, मैंने ये एल्कीन ली, ब्यूटुडाइन ली। देखना, ये मैंने कौन सी एल्कीन ली, सिस एल्कीन ली। ठीक है। और एक मैंने केस लिया ट्रांस एल्कीन का। यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट देखना, यहाँ पे बनना क्या है, सबसे पहली बात तो 3 मेंबर रिंग बननी है। एक इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, एक इस कार्बन पे। लेकिन क्योंकि सिस एल्कीन ली है तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ रखोगे आप, सेम साइड रखोगे, सेम साइड रखोगे। तो प्रोडक्ट कौन सा बना, ये सिस वाला ही प्रोडक्ट बना, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। सिस से सिस बना तो स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता था, अगर सिस से सिस भी बनता ट्रांस भी बनता तो, लेकिन सिस से सिर्फ सिस ही प्रोडक्ट बना तो स्टीरियो स्पेसिफिक। ट्रांस से क्या बनेगा, देखना
ये 3 मेंबरिंग तो बननी है, एक ये कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन। इन 3 एटम्स को मिला के ये ऑक्सीजन रिंग तो बननी है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप कहाँ है, ऑपोजिट साइड है, ट्रांस है। तो मैं एक को ऊपर दिखा देता हूँ और एक को नीचे दिखा देता हूँ। ट्रांस से कौन सा प्रोडक्ट मिला, ट्रांस ही प्रोडक्ट बना। इस तरीके से ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। वर्ड को जरूर ध्यान रखना। देखना बच्चों, अगर मैं एल्कीन्स में कीमो सेलेक्टिविटी की बात करूं कि कौन सी एल्कीन जल्दी रिएक्ट करेगी, तो मैंने आपको कहा था जो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो जल्दी रिएक्ट करेगी। तो इसमें देखना, ये मैंने टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ली, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की कम। डाई सब्स्टिट्यूटेड में 2 केस होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि सिस की स्टेबिलिटी कम होती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ट्रांस की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसकी रिएक्टिविटी कम। और फिर मैं केस लूँगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसी बात को देखना। इसी बात को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, ये मैंने एक कंपाउंड लिया जिसमें 3 डबल बॉन्ड है और इसमें मैंने McPba डाला CHCl3 के साथ। अब इसमें देखना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो इन 2 कार्बन के बीच ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये डबल बॉन्ड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है और ये डबल बॉन्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड कैसे, देखो ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है और ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो गया। अब एपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, देखो अगर अकॉर्डिंगली देखें तो ये वाली एल्कीन सबसे ज़्यादा, ये वाला डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, इस मिडल वाले डबल बॉन्ड पे ही होगा। इस मिडल वाले डबल बॉन्ड पे मैं ऐसे एपॉक्सीडेशन दिखाऊंगा। 2 फेस है डबल बॉन्ड के, फिर से या तो ऊपर दिखा लो या नीचे दिखा लो, और ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे कैसे। इस बात का ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन उतनी ज़्यादा पर एसिड से एपॉक्सीडेशन। अब मैं बच्चों साइक्लोहेक्सीन का केस ले रहा हूँ। देखना, ये मैंने साइक्लोहेक्सीन ली और मैंने यहाँ पे अप साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाए। मैंने आपको एक बात कही थी कि साइक्लोहेक्सीन की जो रिएक्शंस होती है उसको उसकी हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन से करा जाता है। हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन देखना कैसे बनेगी इसकी। हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन बनाता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, इसको 2, 3, 4, 5 और 6। एक बार देखना हाफ चेयर, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको मैं नंबर 1 देता हूँ, इसको 2, इसको 3, ठीक है। उसके बाद ये बन गई इसकी हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन 4, 5 और 6। अब देखना 4 पे मिथाइल ग्रुप अबव है, तो देखो ये साइक्लोहेक्सीन के कार्बन की तरह होता है। देखो अगर मैं बॉन्ड अप लगाता हूँ, इस कार्बन को कहूँगा मैं डाउन, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखना डाउन दिख रहा है आपको, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन डाउन दिख रहा है। साइक्लोहेक्सेन में ध्यान देखना, साइक्लोहेक्सेन में डाउन कार्बन पे जो अप बॉन्ड होता था उसको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते थे और साइक्लोहेक्सीन में उसी अप बॉन्ड को स्यूडो इक्वेटोरियल कहते हैं। ये साइक्लोहेक्सीन के बारे में थोड़ी सी बात है। अच्छा देखना, चौथे के बाद 5वें कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप अप, यहाँ पे भी देखना इस कार्बन को मैं, इस कार्बन के 2 बॉन्ड में एक यहाँ दिखा सकता हूँ, एक यहाँ दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस 4th कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो 5th कार्बन अबव है तो अप कार्बन है, अप कार्बन पे अप बॉन्ड कैसा होता है, एक्सियल। तो इस बॉन्ड, इस मिथाइल को मैं कैसा कहूँगा, स्यूडो एक्सियल कहूँगा। अब मुझे एक चीज बताना, ये दोनों ग्रुप अबव हैं, तो इस डबल बॉन्ड का फेस ब्लॉक्ड है। कहाँ से, अबव से। डबल बॉन्ड के 2 फेस होते हैं ना, एक अबव एक डाउन, एक अप और एक डाउन, ठीक है। तो अप वाला फेस जो है वो ब्लॉक्ड है इन 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से। तो एपॉक्सीडेशन कहाँ से होगा, डाउन साइड से। यहाँ पे मैंने मान लो डाला McPba। अब इसको समझने का छोटा सा तरीका देखना, इस डबल बॉन्ड के यहीं पे मैं 2 फेस मानूं,
एक अप वाला और एक नीचे से डाउन वाला, तो मुझे एक बात बताना, इस अप फेस पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इस अप वाली साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप है जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ से ना समझो, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से आऊँ तो इस अप वाले फेस पे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, तो ये MCPBA एपॉक्सीडेशन कहाँ से करेगा? डाउन से करेगा। और डाउन से करेगा तो क्या मैं ये प्रोडक्ट बना दूँ कि ये मिथाइल ग्रुप अबव, ये मिथाइल ग्रुप अबव, ठीक है, और ये MCPBA से जो 3 मेंबर ऑक्सीजन रिंग बनी वो डाउन। चाहे इस तरीके से बना लो, चाहे मैंने जो तरीका बताया उससे बना लो। समझने के लिए ये है, कंसेप्ट के हिसाब से ये है, और आपको जल्दी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये तरीका है। इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना इसी में ही। मैं अगले क्वेश्चन पे लेता हूँ COOH और मैंने यहाँ पे डाला MCPBA। ये COH क्या करेगा? देखो COH अप साइड पे। अब मैं आपको इस हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन से नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनाने के तरीके बताऊंगा। देखो ये COH अप साइड पे, COH अप साइड पे है, तो ये डबल बॉन्ड पे अब फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, अब फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो MCPBA एपॉक्सीडेशन कहाँ से करेगा? डाउन से करेगा। और अगर डाउन फेस से एपॉक्सीडेशन करेगा तो डाउन फेस का प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा डाउन फेस का प्रोडक्ट। और आप चाहो तो इसको हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन से भी कर सकते हो। इसका हाफ चेयर कैसे बनाओगे देखना, नंबरिंग कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हाफ चेयर बनाने के लिए देखना, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, ये 1, ये 2, ये 3, फिर मैंने यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैंने देखना कंप्लीट लाइन नहीं खींची, कंप्लीट लाइन नहीं खींची, बीच में ये बॉन्ड आगे की साइड है और वो पीछे की साइड है, ऐसे। अब 3 पे देखो, ये मिथाइल ग्रुप, ये COH ग्रुप का है, ऊपर है ना, COH ग्रुप को कहाँ लगाऊंगा? अबव लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहूँगा ये अबव फेस हिंडर हो गया, तो एपॉक्सीडेशन कहाँ होगी? 2 फेस होंगे इस डबल बॉन्ड के। जब आप इस हाफ चेयर में लिख रहे हो तो 2 फेस, देखो ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एक फेस ही ऊपर वाला दिख रहा है और एक फेस ही नीचे वाला दिख रहा है। ये ऊपर वाला फेस इस COH के कारण हिंडर्ड है, इसलिए एपॉक्सीडेशन कहाँ से होगी? नीचे से होगी, जिसको मैंने यहाँ पे बताया कि एपॉक्सीडेशन यहाँ नीचे से होगी, क्योंकि ऊपर से ये फेस हिंडर्ड है। किसके कारण? ऊपर वाला फेस किसके कारण हिंडर्ड है? COH के कारण। देखना, मैं अगला केस लिखता हूँ। अगर मैं ये डबल बॉन्ड ना लगाऊं तो ये ट्रांसडेकालीन है। ट्रांसडेकालीन पढ़ा है आपने, ट्रांसडेकालीन, डेकालीन सिस्टम है, ठीक है। इस डेकालीन में ध्यान देना, ये जो अप मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड के अप फेस को हिंडर करेगा। ये अप मिथाइल ग्रुप इस डबल बॉन्ड के अप फेस को एंटर करेगा, तो MCPBA कहाँ से अटैक करेगा? डाउन से करेगा। और डाउन से करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? डाउन से करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये बॉन्ड, ये एपॉक्साइड रिंग कहाँ बनेगी? डाउन से। ये मिथाइल ग्रुप अबव है ही, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन का है बिलो है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। नॉरबोर्नाइल सिस्टम में आते हैं। नॉरबोर्नाइल सिस्टम में मैंने क्या डाला यहाँ पे? एपॉक्सीडेशन के लिए MCPBA डाला। अब देखो इस डबल बॉन्ड के फिर से 2 फेस, एक अप वाला फेस, अप वाले से अटैक होगा जिसको एक्सो फेस कहते हैं, एक्सो साइड अटैक। एक डाउन वाला जिसको एंडो कहते हैं। जब तक 7 पोजीशन पे, नंबरिंग देखना एक बार, इसकी नंबरिंग देखना, 1 2, नंबरिंग देखना 1 2 3 4 5 6 7। जब तक 7 पोजीशन पे कोई, देखो अभी क्या है, 7 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटा के कोई बल्कि ग्रुप ना आए, तब तक स्टेरिक हिंड्रेंस इस एक्सो फेस पे लेस है और इस एंडो साइड पे ज्यादा है। मैंने क्या कहा? जब तक यहाँ हाइड्रोजन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सो वाले फेस की साइड कम है, एंडो वाले फेस की साइड देखो ये कैविटी आती है, और कैविटी के कारण एक्सो वाले साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है।
तो MCPBA कहाँ से अटैक करेगा? जहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस कम है, और स्टेरिक एंट्रेंस कम है तो MCPBA कहाँ से अटैक करेगा? एक्सोफेज से। एक्सोफेज से अटैक करेगा तो देखना बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा कि मैं ये 3 मेंबरिंग जो है ये ऐसे ऊपर की साइड बनाऊंगा, ऐसे ऊपर की साइड बनाऊंगा ये 3 मेंबरिंग, ठीक है। लेकिन अगर 7 पोजीशन पे मैं बल्कि ग्रुप लगा दूं, मिथाइल ग्रुप लगा दूं, मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मिथाइल लगाया और फिर मैंने MCPBA डाला। अब इस एक्सोफेज पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्या ज्यादा है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो अब इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा? अब इपॉक्सीडेशन होगा एंडोफेज से, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है, कम है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब इस केस में प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा, एंडोफेज का प्रोडक्ट बनेगा, एंडो प्रोडक्ट बनेगा। इसको ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पे 7 पोजीशन जो है वो ब्लॉक नहीं है, नॉट ब्लॉक्ड। और इसको ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे जो 7 पोजीशन है, ये 7 पोजीशन, वो 7 पोजीशन ब्लॉक्ड है। 7 पोजीशन इज ब्लॉक्ड, 7 पोजीशन इज ब्लॉक्ड। देखना एक बार इस एग्जांपल को देखना। मैंने ये सिस डेकालीन टाइप सिस्टम लिया है, सिस डेकालीन है, ये दोनों जो बॉन्ड है ये अबव है, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको कैसे लिख लेता हूँ देखना, एक बार के लिए मैं इसको साइक्लोहेक्सीन टाइप सिस्टम में लिख लेता हूँ। अगर ये मिथाइल ग्रुप अबव है तो मुझे बताना ये रिंग का पार्ट बिलो है, और अगर ये H अबव है तो ये रिंग का पार्ट भी मुझे बताना बिलो है। अच्छा, इस मिथाइल का कोई इशू नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड प्लेनर है, तो ये तो प्लेन में है, इसका कोई इशू नहीं है। स्टेरिक एंट्रेंस का रोल यहाँ से आएगा। अब एक चीज़ मुझे और बताना, अगर मैं इसको हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? देखो नंबरिंग देखना, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये नंबरिंग देखना लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है। अगर मैं ऐसे नंबर दूंगा तो मेरे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 और 2 मिलना है। अगर मैं ऐसे नंबर दूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 4 नंबर मिल रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग देता तो डबल बॉन्ड को तो 1 और 2 ही मिलता, 3 4 इधर इन दोनों को क्या मिलता? 5 और 6 मिलता। लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो होता है, इसलिए मैंने नंबरिंग ऐसे दिया। इसको जब साइक्लोहेक्सीन में बनाऊंगा तो देखना, ये मैंने डबल बॉन्ड दिखाया, डबल बॉन्ड ये 1 ये 2 ये 3, और फिर आगे इस साइक्लोहेक्सीन रिंग को पूरा करूं, ये ऐसे बनेगा। 3 ये है, 4 5 और 6, 1 मिनट, 4 5 ये है और 6 ये है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, 3 पे क्या लगाऊं? यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 पे हाइड्रोजन को अप लगाऊं और R ग्रुप को कहाँ लगाऊं? डाउन लगाऊं। 4 पे देखना मिथाइल को अप लगाऊं और इस R ग्रुप को कैसे लगाऊं? डाउन लगाऊं। अब मुझे बताना, मैंने जो आपको स्टेरिक एंट्रेंस देखने का तरीका बताया था उसमें देखना ये R ग्रुप और ये R ग्रुप डाउन साइड है, ठीक है। मैंने R ग्रुप को क्या माना था? रिंग का पार्ट बना था। रिंग का पार्ट बड़ा है मतलब R ग्रुप बड़ा है, R ग्रुप बड़ा है तो मतलब ये स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और R ग्रुप किस साइड है? डाउन साइड है, तो डाउन साइड स्टेरिक एंट्रेंस क्या है? ज़्यादा है। डाउन साइड स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा है तो इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा? अप साइड से होगा। इपॉक्सीडेशन अप साइड से होगा, यानी यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं इस एपोक्साइड रिंग को अप बनाऊंगा। यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं इस एपोक्साइड रिंग को कैसे बनाऊंगा? इस एपोक्साइड रिंग को अप साइड बनाऊंगा। और अगर इसको अप बनाऊंगा तो देखना ये मिथाइल ग्रुप अपने आप डाउन चला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के अलोंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेंटेन करनी है। अब इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। बात समझ आई? और बाकी का ऐसे ये मिथाइल अप, ये R ग्रुप डाउन, ये H अप,
और ये आर ग्रुप डाउन। और अगर इसी प्रोडक्ट को मैं यहीं से ही बनाने की कोशिश करूं तो देखना ये मिथाइल अप है, तो बताना इस रिंग के पार्ट को डाउन कह दूं, और ये एच अप है तो इस रिंग के पार्ट को डाउन कह दूं। और अब मुझे एक बात बताओ, ये रिंग बड़ी है, और अगर ये बड़ी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस मुझे बताना डाउन साइड ज़्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर डाउन साइड ज़्यादा है तो MCP भी कहाँ से आएगा, अप से आएगा। कहाँ से आएगा, अप से आएगा। और अप से आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनाऊंगा, फाइनल प्रोडक्ट में बनाऊंगा ये कि एपोक्साइड रिंग बनी अप साइड, क्योंकि MCP भी अप से आया। ये मिथाइल ग्रुप कहाँ चला गया, डाउन चला गया, और ये मिथाइल ग्रुप अप है और ये हाइड्रोजन डाउन है ना, ये हाइड्रोजन भी अप है। ठीक है, और देखना ये प्रोडक्ट और यहाँ जो मैंने प्रोडक्ट बनाया सेम ही है, बस मैंने आर ग्रुप मान लिया था रिंग की कैविटी को। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, और इसका मैकेनिज्म का पाथवे आप ऐसे देख सकते हो हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन से।